ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। यह अध्याय 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से एक अलग पहचान देती है। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस से पहले पूरी ओवरव्यू ले लेते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं, पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान लिखित रूप में है और विस्तृत है। इसके साथ ही भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। इसके बाद संप्रभुता संपन्न ये राज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संसदीय सरकार है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। इसके बाद अगर बात की जाए तो संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, कठोर एवं लचीला संविधान है। इसके बाद अगर बात की जाए तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, वयस्क मताधिकार है, केंद्रोन्मुख संविधान है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके बाद समाजवादी राज्य है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं, इनको मतलब इनके हितों की रक्षा की गई है, रक्षा की बात कही गई है, प्रावधान है इन सभी बातों के लिए। और विधि का शासन है, अनेक देशों के संवैधानिक राज्यों का समावेश है और त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत व्यवस्था का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इन सभी विशेषताओं को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। याद रखिएगा, मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं, वहीं वर्तमान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है, इसीलिए भारतीय संविधान की जटिलता के कारण ही कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है। इसके बाद संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान का जो प्रारंभ है एक उत्कृष्ट यानी प्रस्तावना से होता है, एक उत्कृष्ट प्रियम्बल से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से जो है इसमें समाविष्ट है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को। इसके बाद संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता संपन्न राज्य किसे कहते हैं, तो संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक और वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो, यानी देश के अंदर या देश के बाहर के नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो और बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो। और इस संबंध में भारत जो है पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं बल्कि भारत की जनता में ही निहित है। भारत आजादी के बाद भी राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी यह सदस्यता जो है अपनी इच्छा अनुसार है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, डेमोक्रेटिक शब्द का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी भारत का शासन भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। गणराज्य से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। और साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होते हैं, तो भारतीय गणराज्य का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं एक निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, जो ब्रिटेन की तरह आनुवांशिक व्यक्ति ये नहीं होते हैं। तो ब्रिटेन में जो अध्यक्ष होते हैं वो आनुवांशिक व्यक्ति होते हैं। संसदीय सरकार के बारे में अगर बात करें तो संविधान में संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के शासन का प्रावधान है, जो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर यानी जो इंग्लैंड का जो मॉडल है वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। और इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है। और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग जो है मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इसके बाद मूल अधिकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस भाग में दिया गया है? याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल किया गया है।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है और इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से मिली है। तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और इस नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको कहा है? तो नीति निर्देशक तत्वों को। इसके बाद एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर माने सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान और मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, यह रक्षा करता है और इसीलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता और पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां प्राप्त है। इसके बाद कठोर एवं लचीला संविधान है। किस तरह से है? तो भारतीय संविधान अगर बात करें तो भारतीय संविधान एक साथ कठोर और लचीला दोनों है। किस रूप में है? आगे क्लियर हो जाएगा। यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का जो है मतलब कि अनुसरण किया जाता है, विशेष प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, ठीक है, विशेष प्रक्रिया जो कठोर किस रूप में है कि कुछ प्रावधानों को संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अधिकांश प्रावधानों को संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को ये दर्शाता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से संविधान की पुनर्रचना हो गई। इनमें विशेष जो उल्लेखनीय है वह 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। और अंतिम 2 संशोधनों यानी 73वां और 74वां ये भाग 9 और 9 के क में जोड़े गए हैं, जो पंचायत भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है और 9 के क जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। और इस प्रकार एक तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया है जो किसी अन्य देश के किसी संविधान में नहीं मिलता। इसके बाद एकल नागरिकता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता, एक संघ की और दूसरी राज्यों की होती है। तो संघात्मक संविधान है, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। एक संघ की नागरिकता और दूसरा राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक केंद्र का यानी संघ का और दूसरा राज्य का। किंतु भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता का यानी सिंगल सिटीजनशिप को जो है मान्यता प्रदान करता है, एकल नागरिकता को ये मान्यता देता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है, याद रखिएगा। इसके बाद वयस्क मताधिकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है और इसमें जो है भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है और इसको कायम किया गया है और जिसमें देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है और जिसमें देश का प्रशासन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है और संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो है मत देने का अधिकार प्रदान करता है। वयस्क का मतलब पहले के संदर्भ में अगर डिस्कस करें, जब 61वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उसके
बाद की अगर बात करें तो वयस्क का मतलब था 21 वर्ष और अब 18 वर्ष हो गया है। तो संविधान लागू होने के समय मतदान का जो अधिकार है केवल उन्हें प्राप्त था जो 21 वर्ष के आयु पूरी कर चुके होते थे। तो मतदान वही लोग कर सकते थे जो 21 वर्ष के हो चुके थे। लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको रट जाइएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं क्या क्या है। स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है यानी भाईचारा का भावना है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। याद रखिएगा वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को विस्तृत आधार तो प्रदान करता ही है, विस्तृत बेस तो प्रदान करता ही है, साथ ही आम नागरिकों के स्वाभिमान में भी ये वृद्धि करता है और समानता के सिद्धांत को ये क्या करता है, समानता के ये सिद्धांत को ये लागू करता है। इसके बाद केंद्रोन्मुख संविधान। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। तो याद रखिएगा संघात्मक भारतीय संविधान की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीयकरण की प्रबल प्रवृत्ति होती है और आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप को यह धारण कर लेता है। इसके बाद पंथ निरपेक्ष राज। पंथ निरपेक्ष राज के बारे में देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष राज का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। तो पंथ निरपेक्ष राज का मतलब क्या होता है, धार्मिक मामलों में तटस्थता। याद रखिएगा किसी भी धर्म को जो है मान्यता न दिया जाना, सभी धर्म को बराबर समान दृष्टि से देखा जाना। तो पंथ निरपेक्ष राज जो है यह क्या करता है, धार्मिक मामलों में तटस्थ है, इसका पालन करता है तटस्थता नीति का। और भारत एक धर्म निरपेक्ष राज है, इसीलिए संविधान किसी धर्म विशेष को भारत राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। धर्म निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को जो धर्म और राजनीति के संघर्ष से उपजी है वह भारत जैसे बहुधर्मवादी देश में लागू नहीं होती है। भारत में सभी धर्मों के आदर के साथ धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह धार्मिक स्वतंत्रता पर भी जो है सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, युक्ति युक्त रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद समाजवादी राज है। किस तरह से, तो समाजवादी राज की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जो है प्रियम्बल में जोड़े गए थे। वो 2 शब्द क्या थे आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा शब्द जो है यहां पर आप देख सकते हैं, 2 शब्द आप बताइए। और समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर जो है क्या है, आधारित है। याद रखिएगा और जिसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त करना। इसके बाद मूल कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग यानी 4 के क और अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो जो मूल कर्तव्य है कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। किस भाग में, तो भाग 4 के क में। और किस अनुच्छेद में, तो 51 यानी 51 क में। इसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा है इसमें किस तरह से होती है हमारे संविधान में, तो भारतीय संविधान इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई है। और इसके लिए अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने और अनुच्छेद 30 के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। विधि का शासन, ये जो नेक्स्ट विशेषता है हमारे संविधान का वो है विधि का शासन। किस तरह से, तो भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है।
तो भारतीय जो संविधान है वो किसकी स्थापना करता है? विधि के शासन की स्थापना करता है, और इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए, अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का इसमें समावेश किया गया है। भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण इसमें विभिन्न देशों के संविधानों में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है। विदेशी संविधानों के अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर संविधान में शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर बात करें तो कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं अपने शब्दों में कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं रह जाएगा। इसके बाद त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत व्यवस्था। देखिए, शासन संचालन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है, यानी पंचायत और नगर पालिका। और इस प्रकार केंद्र राज और स्थानीय स्तर पर, यानी त्रिस्तरीय शासन, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय जैसे मतलब कि पंचायती राज है, तो ये त्रिस्तरीय आपका शासन व्यवस्था हो जाता है। इसका उपबंध किया गया है जो विश्व के अन्य संविधानों में ये नहीं है। तो पंचायती राज जो तीसरा स्तंभ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद संविधान की जो प्रकृति है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संविधान की जो प्रकृति है बारी बारी से पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो फेडरल है, संघात्मक है या एकात्मक, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो संघात्मक और एकात्मक को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना है। कैसे माना है, क्यों संघात्मक कुछ विद्वान मानते हैं? तो देखिए, संघात्मक इसलिए मानते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वीकार किया है। और किस रूप में एकात्मक ये कहते हैं? क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित हैं और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है, इसलिए एकात्मक मानते हैं। ठीक है। और एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ मामले 1994, यह मामला याद रखिएगा। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय का यह मत था, यह कहना था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर बात करें तो हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। प्रसिद्ध संविधानविद आइवर जेनिंग्स के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार? आइवर जेनिंग्स के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। प्रोफेसर केसी वियर ने इसे अर्ध संघीय, याद रखिए, अर्ध संघीय संविधान कहा है। आचार्य दुर्गादास बसु ने बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह कहा था कि संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का संयोजन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो नेक्स्ट जो है, राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। भारतीय संविधान में एकात्मक के जो लक्षण हैं वो किस रूप से जो है एकात्मक हो जाते हैं, क्या इनके लक्षण हैं, आप याद रखिएगा। जो भारतीय संविधान में एकात्मक के जो लक्षण है वो पहला लक्षण है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, इसलिए एकात्मक है। केंद्र राज्यों की सीमा, याद रखिए, केंद्र राज्यों की सीमा नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा किया जाता है। ये सभी जो है एकात्मक के लक्षण हैं। आपातकाल में पूर्णतः जो है ये एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन करने का जो है अधिकार केंद्र के पास है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए विधायी शक्ति केंद्र के पास है। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति दी गई है, यानी अनुच्छेद 256 के अनुसार, और राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है।
अधिकारी तंत्र का नियंत्रण है, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका होती है। ये सभी एकात्मक के लक्षण हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में संघात्मक के जो लक्षण है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा जो संघात्मक के लक्षण है वो क्या क्या है, किस रूप में ये संघात्मक मतलब कि रूप धारण किए हुए हैं, ये लक्षण याद रखिएगा। तो संघात्मक लक्षण जो पहला है वह लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है, केंद्र और राज्यों में पृथक सरकारें हैं, संसद में उच्च सदन की जो है उपस्थिति है, और उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी कई ऐसे तत्व हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है लेकिन वे उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत में दलीय स्वरूप और प्रधानमंत्री की करिश्माई व्यक्तित्व, योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, और राष्ट्रीय विकास परिषद। संविधान में जिस प्रकार केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है उससे केंद्रीय सरकार अधिक जो है शक्तिशाली प्रतीत होती है, किंतु राज्यों के मामलों में केंद्र के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना हमारे संविधान का सामान्य लक्षण नहीं है। देखिए भारतीय संविधान न तो विशुद्ध परिसंघीय है और न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि ये दोनों का समन्वय है। यह अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है। भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। इसके बाद संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत हैं, यानी कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की जो स्रोत है यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, आपको रट्टा मार जाना है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से लिया गया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन जो उपबंध है, आपातकालीन इमरजेंसी जो उपबंध है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और याद रखिएगा, और मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श है ये किस संविधान से लिया गया है। इन दोनों को संविधान मतलब कि जो हमारे संविधान में शामिल किया गया किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या ली गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है इसको लिया गया है, और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है ये आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो समवर्ती सूची लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए गए हैं, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ये भी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से याद रखिएगा यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो ब्रिटेन के जो संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं वो है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और संसदीय विशेषाधिकार। इसके बाद अमेरिका के संविधान से किस किस प्रावधान को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका यानी PIL, और न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली और उपराष्ट्रपति का ये पद जो है ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, रटा मार जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल,
इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल जो फ्लैग है, इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। इसकी लंबाई, जो फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई होती है वो 3:2 में होता है। इसमें ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरे रंगों की 3 पट्टियां होती हैं। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियों वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा जो है फहराया गया था, 361 फुट का। इसके बाद है नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, और सिंह जो है साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तिलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कब? 26 जनवरी 1950 को। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। इसके बाद है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, यहां पर गाया गया था। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो है लगभग 52 सेकंड है, 52 सेकंड है। इसके बाद है राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम की रचना, नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था, और इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जन गण मन जो है इसके समान इसे मतलब कि दर्जा जो है दिया गया, इसके बराबर की इसे दर्जा प्राप्त है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय पंचांग। देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के, जो हमें याद रखना है कि जो कैलेंडर है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसके साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में जो है 21 मार्च को पड़ता है। तो चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। इसके बाद है राष्ट्रीय पशु। देखिए, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिएगा जो पैंथर जो टाइग्रिस है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देखिए, देश में बाघों की घटती जो संख्या है, इस प्रवृत्ति को, घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना शुरू की गई, और इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय पंछी यानी नेशनल बर्ड, भारतीय मयूर। याद रखिएगा, भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पंछी है। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पंछी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंख के आकार की एक कलगी होती है। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूरब से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप में ये पाए जाते हैं। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को जो है पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प कमल। याद रखिएगा,
कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है और भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा और कर्नाटक का भी जो है जो राजकीय पुष्प है वो कमल है, याद रखिएगा। तो हरियाणा कर्नाटक का जो राजकीय पुष्प है वो कमल है। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वृक्ष को, जो बरगद है, बरगद वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र में जड़ों की तरह प्रतिरोपित हो जाती हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद वे जड़ें पुनः नई टहनियों एवं डालियों को जन्म देती हैं। बरगद के जो टहनी जो जड़ होते हैं वो फिर से मतलब कि एक नए पौधे में तब्दील हो जाते हैं और अपनी इस विशिष्टता के कारण इसे अमर माना जाता है। इसके बाद है नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल आम होता है। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम उष्ण कटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है और इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने भी इसका स्वाद चखा और इस फल को सराहा। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा यानी बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, घाटियों और मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ठीक है, विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन यानी सूंस को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में, याद रखिएगा, अक्टूबर 2010 में जो है इसे घोषित किया है। तो पशु के रूप में कब घोषित किया गया है इसे? तो हाथी को, याद रखिएगा, हाथी को, एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में इसे घोषित किया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी। हाथी जो है केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य का भी राजकीय पशु है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपए का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि के आर को जो है मिलाकर बनाया गया है। अशोक चक्र, संसदीय भौव चक्र, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 2 तिलियों के बीच जो होता है 15 डिग्री का कोण होता है और 24 तिलियां 24 घंटे का यह प्रतीक है। पहला जो है संयम, दूसरा जो है जो तिलिया है आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमता, सेवा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 24 जो तिलियां हैं किस तरह से किसको संकेत करती हैं। तो आप एक बार एनालिसिस करके जो है आप आगे बढ़िएगा। धर्म चक्र प्रगति और जीवन का यह प्रतीक है। आदर्श बौद्ध समर्थकों के ये 24 गुण हैं। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश VN खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार माना है। उच्चतम न्यायालय ने अपने ही निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों के द्वारा अपने घरों, दफ्तरों और आदि पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत या 19(1) के अनुसार जो है ये मौलिक अधिकार है। तो इसको याद रखिएगा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस और राजकीय प्रतीक जो है यहाँ पे दिया गया है। तो आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो है इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखना है, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप उस राज्य के स्थापना दिवस, राज्य के पंछी, पशु,
फूल और राजकीय वृक्ष के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर है 31 अक्टूबर 2019 और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019, इन दोनों की जो स्थापना दिवस है आपको ध्यान में रखना है। और दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली का जो स्थापना दिवस है वो है 11 अगस्त 1961, इसको याद रखिएगा। और 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में उद्देशिका यानी प्रीएम्बल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।